हेलो नमस्कार दोस्तों। माई क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था वो 10th क्लास का गणित का था और उसमें हमने कुछ प्रमेय के बारे में बात की थी। तो उस टाइम पे मैंने उनके उदाहरण के बारे में बात नहीं की थी, है ना। तो आज हम उन प्रमेय पे आधारित ही कुछ उदाहरण ले रहे हैं और उसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हम बात करेंगे और जो कुछ क्वेश्चन उन पर भी हम बात करेंगे। तो एक अपनी प्रमेय थी कि जो माध्यिकाएं की जो त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो एक केंद्रक से गुजरती हैं और वो जो केंद्रक होता है वो उन माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ये हमने माध्यिकाएं जो प्रमेय थी ये हमने पिछले वीडियो में जो थी वो हमने प्रूव की थी। आज उसी पे डिपेंडेंट ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ये है कि यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज जो होगा वो संभव होगा। मतलब क्या है, इफ ऑल थ्री मीडियंस विल बी इक्वल देन द ट्राइंगल आल्सो विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। फॉर इंग्लिश मीडियम वालों के मैं केवल इंग्लिश में बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं। तो आप इसे अच्छे से समझ लेना और खुद को घर पे निकालना है ना। जब वीडियो देखो तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठना है, ठीक है। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो गिवन क्या आपके पास में यही चीज गिवन है कि तीनों माध्यिकाएं समान है और कौन कौन सी है वो लिख दो आप इसमें। तो आप लिखोगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं एडी बी और सी एफ बिंदु जी से गुजरती है ना। इसको हम जी नाम दे देते हैं, ठीक है। केंद्र को मैंने जी नाम दे दिया। तो बिंदु जी से गुजरती है और तथा तीनों माध्यिकाएं अपने को क्या दी है, इक्वल दी गई है ना। मतलब एडी बराबर बीई बराबर सी एफ, ये चीज अपने को गिवन है। मतलब गिवन क्या है, ऑल थ्री मीडियंस आर इक्वल, एडी इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू सी एंड ऑल थ्री मीडियंस पासेस थ्रू पॉइंट जी। ये चीज अपने को गिवन है। फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव। ये 10 की प्रश्नावली का एग्जांपल है ना। टू प्रूव सिद्ध करना अपने को त्रिभुज ए बी सी एक संभव त्रिभुज है। ट्राइंगल ए बी सी विल बी ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये अपने को प्रूव करना है ना, संभव त्रिभुज है। अब इसमें नाम आया है कि संभव त्रिभुज। तो संभव त्रिभुज होता है क्या है, उसकी जो परिभाषा क्या है वो हमको पता होनी चाहिए। क्या होता है संभव त्रिभुज? संभव त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों कोण समान होते हैं। तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को समान सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये अपना काम है। तो देखिए मैं इसकी उत्पत्ति लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। मतलब स्टार्ट करते हैं इसको, प्रूफ देखना इसका। अब अपने को केवल एक की चीज गिवन है कि तीनों भुजाएं समान है। इसके अलावा अपने को एक बात यह पता है कि त्रिभुज का जो अगर तीन माध्यिकाएं एक बिंदु से गुजरती हैं तो वो जो केंद्रक होता है वो उसको 2:1 में विभाजित करता है उन माध्यिकाओं को, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लाइन लिखो, क्योंकि इसका हम क्या करेंगे, अभी प्रयोग करेंगे इसका, है ना। तो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये चीज लिख दी। अब देखो इसको इंग्लिश में, वी नो दैट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियंस इन ए रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। ये मैंने इसको बोल दिया। अब देखना काम में किस प्रकार से लेंगे इसको अपने को, है ना। सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है, एडी बराबर बीई बराबर सी एफ, ये गिवन है। अब मैंने देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने इन तीनों को 2/3 से गुणा कर दिया। मतलब तीनों पर मैंने एक सेम प्रकार का क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तीनों को मैंने 2/3 से गुणा कर दिया। अब आपको यह पता है कि माध्यिका का जो केंद्र, माध्यिकाओं जो जहां से गुजरती है वो केंद्रक जो है इनको 2:1 में बांट रही है। तो केंद्र का ऊपर वाला हिस्सा 2 है और नीचे वाला हिस्सा क्या है, 1 है। तो ये पूरी क्या हो गई माध्यिका। पूरी माध्यिका को हम 3 बोलते हैं। 3 का मतलब
2 और 1 के अनुपात में बांटती है ना, तो पूरा ये ऊपर वाला हिस्सा 2, ये वाला 1, तो पूरी 3 हो गई। तो पूरी माध्यिका है वो 3 हिस्से में है, ठीक है, सॉरी 2 हिस्से में, लेकिन ऊपर वाला 2 है और नीचे वाला 1 है। तो हमको लिखना उसका दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जो 2 है, 2 क्या है, एजी है, तो ये मैंने एजी लिख दिया। इसी प्रकार से बीई का जो बड़ा हिस्सा है जो 2 लेके रखता है वो क्या है, बीजी, तो बीई का हो गया बीजी। और सीएफ का जो 2 वाला हिस्सा है वो कौन सा है, सीजी। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास में, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अब वो हिस्सा लिखूंगा छोटा वाला जो है, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसी प्रकार आप क्या लिख रहे हो, 1/3 एडी बराबर 1/3 बीई बराबर 1/3 सीएफ। अब आप देख लो इसमें 1/3 करोगे तो जो छोटे वाले हिस्से हैं ना वो आ जाएंगे। तो एडी का छोटा वाला हिस्सा क्या है, जीटी, और बीई का छोटे वाला हिस्सा क्या है, ये रहा जीई, और इस सीएफ का क्या है, जीएफ, ठीक है। ये छोटे वाले हिस्से होंगे और इसको मैंने नंबर दे दिया क्या, 2 नंबर। अब देखना आगे, फिर इतना आगे समझे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे अपने को क्या करना है, भुजाओं को इक्वल करना है। तो मैं ऐसे ट्राइंगल लेके चलूंगा जिनसे उस त्रिभुज की भुजाएं कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक तो ट्राइंगल ले लिया ये वाला ट्राइंगल बीजीएफ, और एक ले लिया सीजीई। तो देखना, मैं क्या, ध्यान से देखना इसको, त्रिभुज बीजीएफ तथा त्रिभुज सीजीई में, ठीक है। तो बीजीएफ की भुजा बीजी और सीजीई की भुजा सीजी बराबर है, क्यों है बराबर, इक्वेशन 1 से। हमने इक्वेशन 1 से लिखी है ना कि बीजी बराबर क्या है, सीजी। फिर इसी प्रकार से इसकी भुजा जीएफ और इसकी भुजा जीई, ये भी बराबर है। ये कौन सी इक्वेशन से है, ये इक्वेशन 2 से है। तो आपने अब यहां पे देख भी लो आप ना, ये देखो मैंने क्या लिखा है, बीजी बराबर सीजी, तो ये लिख दिया भाई बीजीएफ की, ये रहा आपका बीजीएफ, इसकी भुजा बीजी, और सीजीई ये ट्राइंगल है तो इसकी भुजा सीजी। वैसे ही मैंने दूसरा लिखा है बीजीएफ का तो जीएफ, ये देखो ये रही बीजीएफ ट्राइंगल, इसकी तो ये जीएफ भुजा, और इस सीजीई का ये जीई भुजा, ये बराबर है। इसके अलावा इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण ये हुआ यहां पर, जो इसका तो कोण है बीजीएफ और इसका कोण है सीजीई, ये दोनों बराबर है। क्यों है बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है ये ना, ये देखो यहां वाला कोण और ये यहां वाला कोण दोनों बराबर है ना। क्यों है ये कोण बराबर, ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पे आपको लिखना है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये देखो भुजा भुजा और साइड, तो भुजा कोण भुजा नियम से, तो आप लिखोगे यहां पे साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आपने ये लिख दिया दोनों त्रिभुज, एक तो त्रिभुज बीजीएफ और एक त्रिभुज हो गया सीजीई, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का क्या नियम होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती है, कौन सी, संगत भुजाएं, और तीनों संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमने इस त्रिभुज की 2 भुजा तो बराबर कर दी, बीजी और ये जीएफ वाली, मतलब एक तो ये बीजी भी ले ली, एक सीएफ ले ली, तीसरी कौन सी बच गई, इसकी तो बीएफ बच गई, और इधर इस सीजी की कौन सी बच गई, ये सीई भुजा। तो इसकी तो बीएफ भुजा जो है वो, और इसकी जो सीई भुजा है वो, दोनों वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। अब यहां से आगे देखना, मैं इन दोनों को 2 से गुणा कर रहा हूं भाई। हम बराबर 2 अगर संख्याएं बराबर हैं, उन दोनों पर एक ही प्रतिबंध लगाने, चाहे तो उन दोनों को गुणा कर दें, चाहे दोनों में भाग दे दें, चाहे दोनों में प्लस करें, चाहे दोनों में माइनस करें, अगर सेम काम कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दोनों को 2 से गुणा कर दिया ना। अब यहां पे मैंने देखो ये क्यों किया है, ये जो बीएफ है ना, ये इस पूरी भुजा की क्या है, आधी है। जो एबी भुजा इसकी क्या है, आधी है। किससे पता चला भाई, ये एफ क्या है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्यों है कि जो ये माध्यिका जा रही है ना, ये इस भुजा को मध्य बिंदु पर टच करेगी। हमको पता है ये चीज, हमने पहले वाले वीडियो में भी इस चीज को सीखा है। इसका मतलब बीएफ जो है ये एबी भुजा का क्या है, आधा है। तो मैंने बीएफ को डबल कर दिया, जैसे मैं दुगुना करूंगा तो वो पूरी भुजा हो जाएगी। भाई मैंने इस बीएफ को क्या किया, दुगुना किया, तो ये पूरी भुजा जाएगी ना। इसका मतलब मैं इसको तो क्या लिख सकता हूं, एबी भुजा। वैसे ही देखो ये सीई है, इसको मैंने डबल कर दिया, डबल करते ही पूरी भुजा क्या जाएगी, एसी भुजा, ठीक है। इसको मैंने नंबर दे दिया 3। फिर आगे देखना, आगे इधर लिख देता हूं, है ना। आगे इतना चीज, अब अपने पास में ए बी बराबर एसी तो आ गया। अब मेरे को क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक के बराबर इस एबीसी को और लेकर आना है। अगर जैसे मान लो ए बी के बराबर बीसी आ गई,
तो ए बी बराबर बी सी भी है और ए बी बराबर ए सी भी है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी हो जाएगा अपना, और यही अपने को सिद्ध करना है। तो फिर देखना आप, अब मैंने एक बार तो वो त्रिभुज लिया है, अब आप डायरेक्ट लिखो इस बार इसी प्रकार। अब आपको बार बार नहीं लिखना ना, अब डायरेक्ट लिखो आप इसी प्रकार। अब देखो त्रिभुज कौन से लेने हैं, मैंने अभी ये त्रिभुज लिए, इसका कारण क्या था, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि इसका कारण क्या है, मैंने यही क्यों लिए, क्योंकि पहले मैंने ये दोनों भुजाएं कवर करी है मैंने, है ना। अब मैं इसके साथ में या तो ये भुजा कवर कर लूं या फिर इसके साथ में ये भुजा कवर कर लूं, कोई ये करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो इसके साथ में ये कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका मान लो मैंने ये त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए जी एफ, और इसका मैंने ये ले लिया, भाई त्रिभुज वही लेना जो इसके सामने हो, है ना, ताकि उसका एक कोण बराबर करना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल अपने को शीर्षाभिमुख। तो ये वाला है सी जी डी, त्रिभुज सी जी डी। अब आपको इसको सर्वांग करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि हमने लिखा इसी प्रकार, हमने एक बार इसको करके दिखा दिया है ना, तो आपको अब डायरेक्ट लिखना है। तो इसको आप क्या बोल दोगे, सर्वांग है। अब है क्यों, अगर आप देखना चाहो तो देख भी लो, भाई ए जी है ये सी जी के बराबर हो जाएगी, है ना, और इसकी जो ये जी एफ है ये इस जी डी के बराबर हो जाएगी, इसके अलावा इन दोनों के बीच का कोण है ये बराबर हो जाएगा। तो भुजा कोण भुजा नियम से अगेन वो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग। इसके सर्वांग होते ही उनकी जो तीसरी भुजा वो भी बराबर हो जाएगी। इसकी तीसरी भुजा ए एफ है, इसकी तीसरी भुजा सी डी है, इसको दुगुना करूंगा ए बी आ जाएगी, इसको दुगुना करूंगा बी सी आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट लिखो, इसको दुगुना किया तो ए बी आ जाएगी और इसको किया तो बी सी। इसको आप दे दो 4 नंबर, क्योंकि एक बार आपने सिद्ध कर दी ये चीज, है ना। अब देखो समीकरण 3 और 4 को देखो आप, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से आप क्या लिख सकते हो कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अगर ये लिख दिया तो आप क्या लिख दोगे, अतः है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अतः त्रिभुज एबीसी ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ऐसे सिद्ध करेंगे अपने को इसको, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए जी मैंने दूसरा भी लिख दिया ना एग्जांपल, देखना ये जो एग्जांपल है ये अपना जो बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ी थी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, उस पर आधारित है। लेकिन अभी तो इसमें कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा, तो उसके कैसे सिद्ध करेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए बटा ईडी और बी एफ अपॉन एफ सी सिद्ध करना है। तो ये रही ए बटी ईडी बी एफ अपॉन एफ सी। भाई इन दोनों में कनेक्शन कैसे बनाए, दोनों को बराबर तो कर देंगे लेकिन कोई कनेक्शन, तो इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी इसमें एक। तो सबसे पहले देखो आपको सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध ये चीज करनी है, ठीक है जी। दिया क्या हुआ है, तो सबसे पहले वो चीजें लिखो आप, दिया हुआ है क्या दिया हुआ आपको, एक आकृति दी हुई है ना। तो आप यही लिख दो कि आकृति में ईएफ पैरेलल है डीसी के, पैरेलल है एबी के, मतलब ईएफ पैरेलल डीसी पैरेलल एबी है, ठीक है जी। दूसरा देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, ए बटा ईडी बराबर बी एफ बटा एफ सी, यह आपको सिद्ध करना है। अब मैंने कहा कि इनको जोड़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी। तो रचना के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ए को मिला दिया सी से, ठीक है, और इसको ये मान लो कि जी पर काट रहा है। तो आप क्या लिखोगे, ए को सी से मिलाया, तथा एसी, ये जो एसी है ना इस ई एफ को जी पर काट रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे, एसी ई एफ को जी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है जी, आपने ये चीज लिख दी। अब देखना नेक्स्ट उपपत्ति, ये मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं ना ताकि थोड़ा ठीक लगे। उपपत्ति में देखना, अब आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें, मैंने कहा कि कनेक्शन बनाना जरूरी है ना। तो देखो एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, एक ही इधर वाला दिख रहा है। तो इस त्रिभुज को देखो आप ए डी सी। अब ये पूरी भुजा ई एफ जो है इस डीसी के पैरेलल है, समांतर है, तो इतनी त्रिभुजा भी इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो आप देखो एक भुजा जो है ना त्रिभुज की एक भुजा, इसके समांतर एक दूसरी भुजा मिल गई अपने को। तो जो समांतर रेखा होगी वो क्या करेगी,
भाई ये एक भुजा है त्रिभुज की, ये इसके समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा क्या करती है, जो बाकी की दो भुजाएं बचती है ना उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। यह आपकी बीपीटी थ्योरम है। तो आप लिखोगे सबसे पहले त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में लिख दिया। तो इसमें देखो आप, इसमें जो अब यहां से थोड़ा ना आपको क्या करना, पहले यही चीज लिखनी है कि ईएफ समांतर क्या है, डीसी है। ईएफ समांतर है डीसी के। भाई ये पूरी ईएफ है, ये डीसी के समांतर है, तो इतनी ईजी भी क्या होगी इस डीसी के समांतर होगी। तो आप क्या लिख दोगे, तो ईजी समांतर भी क्या होगी, डीसी। ठीक है। अब ईजी डीसी के समांतर होते ही आप क्या बोल दोगे कि ये जो है ना रेखा, ये बाकी की दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में। तो आप यहां पे लिखोगे अतः आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। अब देखो अगर ये कथन लिख दोगे ना तो और अच्छा है। कथन क्या है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये रेखा रही, ये अब ये एक दूसरी भुजा कौन सी रहेगी, अन्य एक तो ये रहेगी और एक ये रहेगी, तो इनको क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो समान अनुपात कैसे, इसका अनुपात हो जाएगा एई बट्टा ईडी, तो इसका तो हो जाएगा एई बट्टा ईडी बराबर इधर क्या हो जाएगा, एजी बट्टा जीसी। इधर आपने लिख दिया एजी बट्टा जीसी, इसको आपने दे दिया जी 1 नंबर। ठीक है, ये चीज आ रही है समझ में। फिर दूसरा त्रिभुज लेके चलते हैं। तो दूसरा त्रिभुज क्या है, सी ए बी। ठीक है, तो आप लिखोगे त्रिभुज सी ए बी में। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको नीचे से क्यों लिया, तो भाई देखो मैंने जो शीर्ष है ना, जिसके सामने वाली भुजा ये है और इसके समांतर है ना, तो वैसे मैं ये वाला शीर्ष इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके सामने जो भुजा है इसके ये समांतर है। तो आपको त्रिभुज को ऐसे देखना है, इसको है ना ऊपर से, ना कि इसको यहां से देखो आप। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखो अब इसमें अगेन आप फिर से वही लिख दो। इसमें देखना ये पूरी ईएफ है, ये एबी के समांतर है, तो ये इतनी थी जो जीएफ होगी वो भी क्या होगी, इस एबी के समांतर होगी। तो आप क्या लिखोगे कि ईएफ समांतर एबी है, तो ये जीएफ भी इसके क्या होगी, समांतर होगी। जीएफ समांतर हो गई एबी की। अब वो समांतर हो गई, अगेन वही क्या, बीपीटी थ्योरम काम में हो जाएगी आपकी। तो आप अगेन लिखोगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेलस प्रमेय भी बोलते हैं ना। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, अगेन वही देखो अनुपात, देखो यहां पर तो क्या है, सीजी अनुपात जीए। हम देखो शीर्ष से लिखते हैं अनुपात, ना कि ऐसे कोने से, हर कहीं से जो ऊपर वाला शीर्ष है ना वहां से लिख रहे हैं। तो इसमें देखो यहां से ये शीर्ष था, इसमें अब इस बार इसको शीर्ष ले रहे हैं ना भाई, इसके सामने वाली भुजा के समांतर है। तो देखो सीजी अनुपात जीए, सीएफ अनुपात एफ बी। तो सीजी अनुपात एजी बराबर एफ सी अनुपात बी एफ। ठीक है, सीजी अनुपात एजी, एफ सी अनुपात बी एफ, ये अनुपात लिख दिया। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो देखो यहां से उल्टा किया तो एजी बट्टा सीजी, और इधर उल्टा किया तो बी एफ बट्टा एफ सी। इसको समीकरण दे दिया 2 नंबर। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखो, आप दोनों में एक चीज कॉमन आ गई, बराबर आ गई, एजी बटा जीसी, एजी बटा जीसी। तो जो बाकी के पार्ट बचेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहां पर तो कौन सा पार्ट बच गया, ए बटा ईडी, और इधर बच गया बी एफ बटा एफ सी। तो इसको इस प्रकार से करेंगे सिद्ध। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में एक्चुअल में होता क्या है कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे करें। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके 11.2 में, 11.1 में या 2 में है ना, बीपीटी और उसके कन्वर्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है। उनमें क्या करेंगे, आपको ये भुजा बहुत जगह दी भी होगी, नहीं भी दी होगी। तो आपको क्या करना, पहले उन दोनों में कनेक्शन ढूंढना है कि कनेक्ट कैसे करें उनको। और मान के चलो आपको 2 ट्रायंगल ऐसे कनेक्टेड देगा वो, है ना, तो आपको पहले वो कनेक्शन ढूंढना है। और पहले आपको वही बीपीटी थ्योरम लगानी है, दोनों में लगानी है, दोनों में कोई चीज कॉमन आएगी, और फिर जो बाकी का पार्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो फिर इसी प्रकार से देखो हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर ये हमने एक प्रमेय लिखी थी कि एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग पर किसी बिंदु पर बने कोण के दुगुना होता है ना, बिंदु कोण से क्या होता है, 2 गुना होता है। तो ये उसी पर आधारित, यहां से ऐसे ना छोटे क्वेश्चन 1 नंबर का आता आपका है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहां से। तो देखो
इसमें आपको ये अन्य भाग पर बना, ये चाप आपका ए बी क्या है, चाप आपका है ना, इस चाप से केंद्र पर बना कोण तो है एओबी, और अन्य भाग पर बना कोण क्या है, एसीबी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये एओबी ज्ञात करना है, केंद्र पर बना कोण। कैसे करेंगे, पहले आप वो कथन लिखो। क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि कोण एओबी बराबर होंगे दो कोण एसीबी के। ये शेष भाग पर बना कोण है और ये वाला केंद्र पर बना कोण है। ठीक है, तो ये कोण पहले आप केंद्र पर बना हुआ कोण निकाल लो इससे। देखो आपको सिद्ध क्या करना है, ओएबी, ये रहा आपको ओएबी, ये इस त्रिभुज में बना हुआ कोण है ना। तो पहले इसमें ये कोण में इसलिए क्यों निकालो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको 2 गुणा एसीबी आपको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो आपका जो एओबी, जो ये वाला कोण है, ये कितना आ गया, 80 डिग्री। अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा है इसमें, देखो ये वाला एओबी त्रिभुज है ना। तो अब आप क्या लिखोगे, अब त्रिभुज एओबी में, ठीक है, त्रिभुज एओबी में क्या है, या ऐसे लिख लो, त्रिभुज एओबी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एओबी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है भाई समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी त्रिज्याएं दो जो भुजाएं ना, ओए और ओबी, ये दोनों बराबर है। देख लो, ये ओए और ओबी क्या है, बराबर है। बराबर क्यों है, दोनों त्रिज्याएं है ना वृत्त की। भाई ये इस त्रिभुज की तो भुजाएं है, लेकिन इस वृत्त के लिए क्या है, वो त्रिज्याएं। तो त्रिज्याएं एक वृत्त में कितनी भी बना लो आप, दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये बराबर हो, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इन भुजाओं के जो सामने कोण बनेंगे वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो ये मान लो कि थोड़ी देर के लिए ये एक्स है, थोड़ी देर के मान लो एक्स है, ये भुजा ओबी के सामने कोण है, और इस ओए के सामने जो कोण होगा वो भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर, तो उनके सामने बने कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अतः कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए। तो ये आपने दोनों कोणों को बराबर लिख दिया। ठीक है, अब लिखो आप, और बराबर आप लिख दो एक्स। आपने क्या मान लिया, इनको एक्स मान लिया। ठीक है जी, अब देखो यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो देखना अब ये दोनों क्या हो गए, एक्स के बराबर आ गए। तो हम त्रिभुज क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ए ओ बी में 80 प्लस एक्स बराबर 180। ये हो गई जी 2x है ना, ये 80 साइड में जाएगा तो 180 माइनस 80 बराबर 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100/2 बराबर 50 डिग्री। तो x हमने क्या माना है, इस OAB को माना है ना। तो अपने पास में जो OAB आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सोल्व करेंगे। फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना इसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ये अपना रचना वाला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखिए आप, किसी बिंदु O पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। फिर उस पर दो ऐसी त्रिज्या लेनी है जिनके बीच में 60 डिग्री का कोण हो। फिर उन दोनों जो त्रिज्याओं की जो बिंदु A और B हैं उन पर हमें स्पर्शरेखा खींचनी है, और उन दोनों स्पर्शरेखाओं पर काटने से जो कोण बनता है उसको हमें ज्ञात करना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप क्या करेंगे, चाप खोलेंगे और एक वृत्त बनाएंगे। तो देख लो, ये हमने मान लो कि हमने 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र क्या है, O है ना। अब इसमें क्या है, दो त्रिज्या है OA और OB। तो मैंने पहले एक त्रिज्या बना दी OA, बना दीजिए। अब ये बोल रहा है कि दोनों त्रिज्याओं के बीच में 60 डिग्री का कोण होना चाहिए ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, जो दूसरी त्रिज्या बनाओगे उसके बीच में क्या होना चाहिए, 60 डिग्री का कोण। तो ये आपको प्रकार की सहायता से इसे 60 डिग्री का कोण बना लेना है। ठीक है, ये दूसरी आपकी त्रिज्या हुई OB। ओके जी, ये OB हो गई और ये OA हो गई।
इन दोनों पर बिंदु ए और बी पर आपको क्या करनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए आप पर इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो देखना इस पर आप क्या बनाओगे, अब 90 डिग्री का कोण बनाओगे। भाई 90 डिग्री का क्यों बनाया, स्पर्श रेखा खींचने के लिए। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण ही होता है ना। इसी प्रकार से यहां पर भी बनाओगे आप। ठीक है, और ये दोनों जो है बिंदु टी पर एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर जो कोण बनता है ना, ये आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। ए टी बी, ये कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें। तो ये कोण जो होगा ना, कोण ए टी बी, ये होगा 120 डिग्री। अब ये क्यों होता है, देखो मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो दोनों आमने सामने वाले कोण होते हैं, इनके दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होगा, कारण क्या है इसका। भाई ये दोनों आमने सामने वाले कोण तो कितने हो गए, 90 की हो गई। भाई ये भी 90 का बनाया आपने, ये भी 90 का बनाया, 180 तो यही हो गए ना। भाई एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 180 तो ये दोनों ले गए, बाकी का 180 ये दोनों लेंगे ना। तो ये 60 हो गया, तो बचेगा कितना, 120। तो ये कितने का होगा, 120। अब आपको इसे डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको तो क्या करना है, मापना है। इसने कहा कि मापिए। अगर ये 120 का आपके नहीं आता है, इसका मतलब हमने जो रचना की है वो क्या की है, गलत कर दी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे आपको 80 डिग्री का दे रखा होता, तो आपके अपने आप यहाँ पे 100 डिग्री का ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब हमने क्या किया, उसको गलत किया है। तो देखो इसकी रचना कैसे लिखेंगे अपन। सबसे पहले 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर हमने ओए त्रिज्या बनाई और उस ओए त्रिज्या के बिंदु ओ पर 60 डिग्री का कोण बनाकर ओबी त्रिज्या बनाई। ठीक है, फिर हमने ओए और ओबी त्रिज्याओं के बिंदु ए और बी पर स्पर्श रेखाएं खींची और ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। फिर हमने बिंदु टी पर कोण का मापन किया, जो कि कितना आया, 120 डिग्री आया। इस प्रकार से आपको इसकी रचना लिखनी है। ठीक है, तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे और बाकी के आगे वाले वीडियोज में अपन क्यों से लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जैसे अपने नए वीडियो है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।